हाँ, अगर सारा लोन है तो सारा डाल देगा। लेट्स से क्या करते हैं जनरली, तो क्या करते हैं जो अमीर आदमी होता है वो जनरली क्या करता है, वो सारा का सारा कैश में नहीं उठाता है, सारा का सारा अकाउंट पेमेंट नहीं करता है वो, ठीक है ना। वो क्या करता है, आधा तो पैसा दे देता है खुद से, अकाउंट से दे या कैश दे वर्ड से हो, ठीक है ना, आधे पे लोन करवा लेता है, आधी ईएमआई करवा लेता है, क्योंकि फिर वो टैक्स बचाने अगर कई सिस्टम होते हैं। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। अब क्या है, वो जो बैंक है अब आधी गाड़ी के लिए अगर चाहे तो जब्त करवा सकता है गाड़ी। लेट्स से हुआ क्या, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। कल अचानक से जो है सवेरे सवेरे मेरे पास नोटिस आया, ठीक है ना, कि बीएम में जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, तो यूजीसी की टीम आ रही है इंस्पेक्शन के लिए। वो सीट वगैरह बढ़ा रहे हैं यहाँ पे एलएलबी 5 ईयर की। तो जाना पड़ा। सवेरे तो यूं था, कभी सवेरे सवेरे आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर मैं 9 बजे चला गया, 9 बजे बोले कि 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर बोले 2 बजे, 2 बजे के बाद बोले कि अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, 5:15 बजे। ठीक है ना, इसलिए जो 12 बजे वाली क्लास है उनको बाद में मैंने कम्युनिकेशन भेजा कि तुम्हारी क्लास बाद में लगी। ठीक हो गया। चलो देखो, ये मिस्टर यू है, ठीक है ना, इसने ये कार के लिए लोन ले लिया है बैंक से। ठीक हो गया। चलो, ये बैंक है, ये सेलर है गाड़ी का। ठीक है, लोन किसके नाम पे, यू के नाम पे, किसको दिया, एस को। ठीक हो गया, सिंपल। अब तुम्हारी इच्छा है कि भैया 100% का लोन करा रहे हो, 50% का लोन करा रहे हो, 25%, ये अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है ना। लेट से यू जो है कोई बेसिकली ब्रीच कर देता है, बैंक का अख्तियार बन चुका है, बैंक का राइट है। ठीक है ना। अगर बैंक की पावर के ऊपर आओगे तो बैंक का इतना भी अख्तियार है कि वो सीज कर ले गाड़ी को। भाई लोन अमाउंट चुका, गाड़ी ले जा। अगर नहीं पे करेगा तो गाड़ी बेच के लोन का अमाउंट पूरा करेगा, तो वो बैंक। ठीक हो गया ना, सिंपल है, डन। चलो जी, इसी कारण से अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर टाइटल को पढ़ेंगे, इसमें सेक्शन 26 के अंदर, तो बात बहुत अधूरी रह जाएगी, सेक्शन अपनी इंटरप्रिटेशन खो देगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कौन सी गाड़ी बनाऊं, उसको बताओ। फॉर्चूनर। ठीक है जी। देखो, लोन किसका, बैंक का, कहाँ गया, एजेंसी वाले के पास। बट ये जो गाड़ी नेस, ये फॉर्चूनर नेस है, ये किसके पास आई, ये तो इसके पास आई है। टाइटल अभी इसका नहीं है, नहीं है टाइटल, वहां से रिलीज कराना पड़ेगा, एनओसी बैंक से लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हमारी कही चाहिए। सिंपल रहेगा, डन। सिंपल, सेक्शन 26 ने क्या कर दिया कि जो पोजेशन रहेगा ना, ठीक है ना, उसके बेस के ऊपर, सॉरी पोजेशन कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया, पोजेशन गलत कह गया। जो प्रॉपर्टी रहेगी ना, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के साथ में बायर, सेलर, ठीक है ना, इसके बेस के ऊपर रिस्क भी डिपेंड करेगा। लेट्स से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, अगर वो अभी भी सेलर के पास है, तो रिस्क सेलर का। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उस माल के अंदर, ठीक है ना, किसके पास जा चुकी है, बायर के पास जा चुकी है, तो रिस्क बायर। ये है जनरल लॉ। देखो अगेन, मैं तो बेटा जी बात यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम टाइटल ना ही इसके अंदर यूज करें तो बेटर रहेगा। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि टाइटल आपके हाथ में है ही नहीं, आरसी है टाइटल नहीं है, इसी का तो एग्जांपल है।
हाँ, अब अगेन देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो दाल के टाइटल की बात कर रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ, आरसी के साथ। ठीक है ना। टाइटल तो इसके अंदर एज इट इज जैसे आपके हाथ में आएगी उसके साथ ही टाइटल पास हो जाएगा, लेकिन हर माल के साथ तो ये कंडीशन नहीं है। जिनमें आरसी बनवानी हो, जब आरसी आपके नाम पे आएगी तब टाइटल आपके नाम पे आएगा। ठीक है ना। लेट से कोई और महंगी चीज खरीद रहे हो तो भाई रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। जब वो डीड बन के आपके हाथ में आएगी, तहसीलदार की फोटो फाटो चिपका लेगा। ठीक है जी, जब आपके नाम पे बोल लेगा वो खाते के अंदर, ठीक है ना, तब आपके नाम पे टाइटल आएगा। ठीक हो गया। हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा जायज करें। ठीक होगा। सीधी सिंपल सी चीज है, एक टॉफी है 1 रुपए की है, ठीक है जी, पोजीशन के साथ में हो गया टाइटल ट्रांसफर। और टाइटल का करो क्या 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 टाइटल उसके अंदर गई, पेट के अंदर टाइटल, टाइटल गया खेत में। समझ पा रहे हो। प्रॉपर्टी से मतलब रखो सेल्स और गुड्स के अंदर, ठीक है ना। रिस्क हमेशा प्रॉपर्टी के साथ जाएगा। अगर सेल्स और गुड्स में, अगर आपने प्रॉपर्टी की महिमा समझनी है, ठीक है ना, तो सीपीसी में हमने एक कहावत करी थी कि प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रांसफर्स विद इक्विटी। तो यस, सेल्स और गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इक्विटी के साथ ट्रांसफर होती है। इक्विटी क्या है, इक्विटी सीधी सिंपल सी बात है, रिस्क सेल्स और गुड्स के अंदर, बस ये चीज। माल भिजवा दिया अन्नामलाई से, कहा रोहतक के गोडाउन के अंदर, ठीक है जी। सेलर ने अभी तक उसका जो डिस्पोजल का राइट है अपने पास रखा हुआ है, ठीक है जी। गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी खड़ी है रपिया चौक पे या फिर दिल्ली बाईपास पे खड़ी है, किसके रिस्क पे, सेलर के रिस्क पे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हुई ही नहीं। सिंपल डन। लेट्स से सेलर और बायर, अब अनपेड सेलर के अंदर आएगा, सेलर और बायर के बीच में यदि एग्रीमेंट हो गया कि फलाने किलोमीटर तक मेरे रिस्क पे, फिर डिस्पोजल का राइट तेरा आ जाएगा। भाई हरियाणा में घुसते आपके रिस्क पे आ जाएगी गाड़ी या माल जो, ठीक है, तो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात। हालांकि अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उसके इलायची के, ना अभी तक तो रेट भी फिक्स नहीं हुआ है। पुराने रेट के हिसाब से भाई सेलर और बायर ने ये सोचा है कितना 10-5, सेलर ये सोचेगा कि भाई 5 1 रुपए मेरे को थोड़ा सा बढ़िया माल बढ़िया रेट मिल जाए, बायर ये सोचेगा 5 रुपए हमारा सस्ता मिल जाए। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना। और अगेन हम टाइटल इसके अंदर नहीं लिख सकते। कितने ज्यादा ग्राहक ऐसे होते हैं सेल्स ऑफ गुड्स की जो विषय वस्तु है, ठीक है, जिसमें उधार माल लिया दिया जाता है, टाइटल नहीं समझ, बट प्रॉपर्टी चली जाती है। ठीक है ना। अगर टाइटल घुसाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि सेठ जी के पास गए, किराने वाले के पास, ठीक है जी, 1 महीना उधार का नाच खाया, ठीक है ना, खा चुके हो, खाद बना चुके हो उसकी, ठीक है जी, 1 महीने के बाद तो टाइटल अखबार करोगे उसका, तो बोलते ये तो फिर ब्लंडर हो जाएगा, है ना, बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, टाइटल नहीं करेंगे इसके, प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसके बाद, ठीक होगा, है ना। एक क्या बोलते हैं, 1 मार्च को, ठीक है जी, हमने सेठ जी से खरीदा हुआ, उधार पे खरीदा हुआ अनाज खाया, ठीक है जी। 2 मार्च को उसकी खाद बना दी, ठीक है जी। 2 मार्च के बाद तो उसमें जहाँ खाद लगी होगी वहां पे कोई 1 महीना तो पौधा तैयार हो गया होगा। ठीक हो गया। आज कितनी है, 8 तारीख है, आज सैलरी मिली, आज हमने पिछले महीने का उधार चुका है। अब वायर ट्रांसफर टाइटल, अगर टाइटल की बात करें, ठीक हो गया। इसी कारण से बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी का यूज किया है शब्द का। मैंने रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया ना? दबा दिया, चलो ठीक है, अच्छा, डन हो गया। और बताओ। आओ इसका 31 खत्म कर लेते हैं। कितना कर लिया था, सिंपल, 5 रुपए देने थे, 4 रुपए भी दे दिए हैं तो भी अनपेड बोला जाएगा, ठीक है जी। 46 के अंदर अनपेड सेलर के राइट्स आ गए हैं, ठीक है जी। कौन सा, राइट टू लीन है बेसिक, ठीक है जी। और दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ठीक है ना। तीसरा रीसेल का राइट है।
फिर 47 के अंदर सेलर के लीन के राइट की बात कर रहे थे हम, ठीक है जी। 48 के अंदर पार्ट डिलीवरी के ऊपर, ठीक है ना, जो अपने पास रह गया होगा उसके ऊपर लगा लेंगे, जो हो चुका है डिलीवर्ड यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। टर्मिनेशन ऑफ लीन कर चुके हैं 49 में, उसके बाद फिर हमने सेक्शन 50 करना है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आ चुका है, ठीक है जी। आओ जरा, ट्रांजिट का मतलब आवागमन, ठीक है ना। सोचो कोई ट्रक वाला है और ट्रांजिट में है, कोई आपने कोई सेल्स ऑफ गुड्स की विषय वस्तु यानी कोई माल उस ट्रक के अंदर जो लोड किया हुआ है और वो ट्रांजिट में है, सफर में है, ठीक हो गया। स्टॉपेज का मतलब तो पता ही अपने को, ठीक हो गया। चलो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब बायर किसका, गुड्स का, बिकम्स इंसॉल्वेंट, क्या हो जाए, कंगाल हो जाए। ध्यान रखना ये खुद से कहने की बात नहीं है इंसॉल्वेंट होना, डन। लेकिन इस एक्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इंसॉल्वेंट अपने आप को बोलना है तो क्या डिग्री चाहिए, कोर्ट की डिग्री। जनरल रूल तो देखो डिग्री का है, इसमें नहीं चाहिए, 2 वोट नहीं चाहिए क्या आगे। और बताओ बाकी, वर्षा क्या लगता है, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। कोई भिखारी है, भिखारी को क्या पड़ी है भाई, वो कोर्ट में जाए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाए, उसने तो गेटअप लेना है बस, ठीक हो गया, सही। एक एक क्या सेठ जी किसी भिखारी को पकड़ के पिटे, ले अभी पीछे दे, तू खा गया मेरा बर्गर खा गया, ठीक है ना, तूने ब्रेड का पैकेट खाया, तू पैसे दे, और बोले मैं गरीब हूँ, नहीं है मैं कैसे मान लू, तो कोर्ट से लेके आ, मानना पड़ेगा, ठीक है ना, डेफिनेशन के अंदर लिखा हो। चलो, किसमें फ्रॉड तो अलग चीज है, फ्रॉड की तो लाइबिलिटी बनेगी, मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। क्या इंसॉल्वेंट होना और ना कहना सिर्फ उससे फ्रॉड ही होता है, क्या सिर्फ फ्रॉड होगा, हमने जनरलाइज कर दिया, हम फिर अनफेयर हो गए वर्ड इंसॉल्वेंसी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करवा लो। जनरली तो देखो मूवीज वगैरह में भी हम यही देखते हैं, ठीक है, वो पुरानी मूवीज में आता है ना, वो कादर खान जाओ गांव तो सब तो पहले जाकर मुर्गे पाड़े चार, ठीक है जी, और फिर बर्तन धोने लग जाता है, सही, डन। ये पॉइंट समझ में आया, हम फिर इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी थोड़ा ना है कि जो बेचारा इंसॉल्वेंट हो तो उसके ऊपर हम टैग लगा देंगे वो तो फ्रॉड ही है, नहीं, ऐसा जरूरी। द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, यस, सेलर कौन सा है, अनपेड है, जिसको अलग कर दिया गया है किससे, पोजेशन ऑफ द माल से, हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट, उसके पास भी ये राइट है कि वो रोक सकता है उस माल को ट्रांजिट के अंदर, दैट इज टू से, कहने का मतलब ही मे रिज्यूम पोजेशन, वो पोजेशन वापस रिज्यूम कर सकता है किसका, माल का, एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, जब तक वो सफर में रहेंगे तब तक, एंड मे रिटेन देम, और उनकी पुनर्प्राप्ति कर सकता है, अंटिल पेमेंट और रेंडर ऑफ द प्राइस, उनको कब तक रोक सकता है, कब तक रिटेन कर सकता है, जब तक पेमेंट ना मिल जाए या उसके प्राइस का सोपान ना हो जाए, ठीक हो गया, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या है, बिकम्स इंसॉल्वेंट, कौन, बायर, अंडरलाइन किया आपने, बिकम्स इंसॉल्वेंट को जरा बॉक्स कर लेना, ये अलग से आपको दिखाई देना चाहिए। अब तो याद करवा देता हूँ, अब तो 50-50 भी ना रहा भाई, 100 रुपए की थी 50 में भी नहीं खरीद सकता है तो इंस्टॉलमेंट हो गया भाई, क्या करोगे, रास्ते में है, रुका दो भैया। और देखो कंडीशन कैसी, पोजेशन से अलग कर दिया है, है ना। अब अगेन सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात कर रहे हैं, टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं। अपने माइंड में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते समय बिल्कुल भी फिक्स नहीं करना है कि हमेशा पैसा पहले या हमेशा माल पहले, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले पैसे जा चुके हैं, कंडीशन ये भी हो सकती है कि अभी तक रेट भी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक होगा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, इस कारण से सोच समझ के लैंग्वेज लिखी। अगर जनरल रूल के हिसाब से देखोगे तो एक बार हो गया,
प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है, किसको, बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, आप कैसे रोक लेगा। लेकिन क्योंकि इंसॉल्वेंट बोल चुका है अपने आप को, ठीक है जी, बोलना ही काफी, यहाँ पे डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बस रोक दो। इफ सॉरी सॉरी, ये तो हो गया ना, 50 हो गया। चलो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, गुड्स समझी जाएंगी कि वो सफर में है, फ्रॉम द टाइम, कब से, उस समय से, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर, कब, जब वो ट्रक वाले को सौंप दी गई या फिर अदर बेली को सौंप दी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, इसलिए ताकि पहुंचाया जा सके बायर को, अनटिल द बायर, जब तक कि बायर या फिर उसका एजेंट, इन दैट बिहाफ, इस विषय में, डिलीवरी ना प्राप्त कर ले, ऑफ, उस माल की, फ्रॉम सच कैरियर अदर बेली, उस कैरियर से या फिर बेली से, ठीक है ना। किसी को बेली में तो दिक्कत नहीं है, बेली कौन है, ये बार बार ये बेली कौन आ रहा है, ठीक। तब तक समझा जाएगा कि कोई माल जो है वो ट्रांजिट में है, उस समय से, उस पॉइंट ऑफ टाइम से, जब कैरियर या बेली को डिलीवर कर दिया हमने, ठीक है जी। और जब तक कोई, या तो खुद बायर या फिर उसका कोई एजेंट जो है, डिलीवरी ना ले ले, ठीक है ना। ट्रक कहाँ खड़ा है, दिल्ली बाईपास पे खड़ा है, ठीक है जी, मैंने फोन कर दिया आपके पास, ठीक है जी, आपका आया तो आप या फिर आपका एजेंट वहां पहुंच गए, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने दुआ सलाम कर लिया, मेरा जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, उसने दुआ सलाम, उसके साथ आपका दुआ सलाम हो चुका है, हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगेन कन्फाइन नहीं करना, डिलीवरी का मतलब हाथ में उठा लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक आपको खड़ा करना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो शोरूम है या जो आपकी जो शॉप है वो कहाँ है, वो है किला रोड पे, किला रोड पे ट्रक घुसेगा वहां तक जहां तक जा सकता है वो, लेकिन रात को, दिन में नहीं घुसेगा। आप कभी जाओगे, रात को जब घूमोगे ना शहर के अंदर, आपको ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे, ठीक हो गया। आप दिल्ली में चले जाओ रात को 2-3 बजे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई वाहन ना दिखाई दे, ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे और अंदर अंदर फंसे हुए, वो रात को अपना सारा अनलोडिंग का काम करके वो निकल जाते हैं, सुबह रोड साफ सी। चांदनी चौक में ट्रक, ठीक है ना। अब चांदनी चौक तो बहुत दूर की बात है कि ये किला रोड के अंदर, ठीक है ना, मान लो और अंदर है दुकान, ठीक है, तो छोटे हाथी भी खड़े रहते हैं ट्रकों के साइड में, छोटे हाथी, मोटे हाथी, छोटे मोटे हाथी, ठीक है ना, सारे खड़े रहते हैं, फटाफट टक 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 टक, रिक्शा वाले क्या, और वो इवन रोहतक के अंदर आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो हाथ वाले होते हैं ना, जो सामान खींचते हैं, वो भी है, अभी भी काम करते हैं। हाँ, दिल्ली में तो काम ही बहुत ज्यादा, वो तो समुंदर है, रोहतक इज लाइक छोटा सा ना खड्डा, वो पानी। चलो, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड, बड़े ध्यान से, इस कारण से, यदि, जब माल पहुंच चुका है, ठीक है जी, अराइवल हो चुका है, एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन अपॉइंट हुआ था, कहाँ खड़ी करनी है जी, आप ऐसा करो, दिल्ली बाईपास पर खड़ी करवा दो, रेस्ट हाउस के साइड में, केंद्रीय विद्यालय के, हैं? तो दो, अभी तो हुआ है, ओ माय गॉड, नहीं हुआ भैया। नंबर 2, यदि बायर और उसका एजेंट, इन दैट बिहाफ, हाँ पूरा नहीं हुआ है, ऑब्टेन कर लेता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स को, बिफोर देयर अराइवल, उनके अराइवल से पहले, एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, अपॉइंटेड डेस्टिनेशन से पहले, अब क्या समझा जाएगा कि ट्रांजिट खत्म, ठीक है ना। ये लो जी, ये सोच लो कि भारत है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, मैंने ये सारा, ये अखंड भारत सारा मिला दिया, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलो, यहां से ट्रक चला है, ठीक है, और ये अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, यहां पर आकर, लेट्स से ये बायर की जगह है, ये है सेलर की जगह, ठीक है। क्या बोला है ऊपर, क्योंकि क्या बता दिया, ट्रांजिट बता दिया है, ठीक है ना, तो नीचे वाले में क्या बताया उससे, जो मेन क्लोज है आपका 1 जो है, उसके एडिशनल पोर्शन में क्या बताया है कि ट्रांजिट कब तक रहेगा बेसिकली, ठीक है जी, ट्रांजिट जब तक रहेगा, जब आपने किसको, या तो कैरियर को या फिर बेली को सामान डिलीवर कर दिया, आप कौन, सेलर, ठीक है ना। और कब तक रहेगा, जब तक
बायर स्वयं या फिर उसका एजेंट कोई डिलीवरी ना ले ले। ठीक हो गया, सिंपल। अब ये डिलीवरी या तो डेस्टिनेशन अपॉइंटेड है वहां पर ले, ठीक हो गया, या फिर उससे पहले कहीं भी ले ले। ये लो आगरा में ले ले, ये लो यहाँ आगरा है, ठीक है ना। आपका मेरे पास फोन आया जी, हम पहुंचे हुए थे यहाँ पे, ठीक है जी, तो अगर आगरा ही पहुंचा है तो मेरा ट्रक खाली पड़ा है, आप यहीं से अपना कर लो, आपका बच जाएगा, ठीक है ना। आपका तो बेसिकली ट्रक का फेयर निकल चुका है, हम खाली आता हुए हैं, हमारे पास जो हमारे अकॉर्डिंग वाहन है, छोटे छोटे वाहन है हमारे पास, चार पांच, ठीक है ना। हम अपना सीधा माल जो चढ़ा लेंगे, हम रात की वेट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बोलो कैसे समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे कैसे समझ में आ रहा है, बोलो तो सही समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो ये बात मुझे, ठीक है जी, बढ़िया बात है। मेरा तो फेयर बचेगा, आगरा तक जाने का ना, आगरा से रोहतक तक जाने का, रोहतक से आगरा तक वापस आने का, बढ़िया है मेरे लिए। ठीक हो गया, सिंपल। मैं सीधा सिंपल कहने वाले को क्या बोलूंगा, भाई अनलोड करवा दे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट एंड हो चुका है, क्यों? क्योंकि बायर ने डिलीवरी ले ली है, सिंपल हो गया। चलो चलो, यदि आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, ठीक है जी, लेट्स से दिल्ली बाईपास अपॉइंटेड डेस्टिनेशन था कि माल यहां तक पहुंचाना, द कैरियर और अदर बेली एक्नोलेजेस टू द बायर, ठीक है ना, ट्रक वाले ने फोन कर दिया आपके पास, या फिर बेली ने फोन कर दिया आपके पास या आपके एजेंट के पास, दैट ही होल्ड्स द गुड, के उसके पास माल है, ऑन हिज बिहाफ, ठीक है जी, तुम्हारा माल भाई पहुंच चुका है यहाँ पे, एंड कंटिन्यू इन पोजेशन और कंटिन्यू रखेगा वो पोजेशन में ऑफ देम एज बेली फॉर द बायर, किसके लिए? बायर के लिए या फिर उसके एजेंट के लिए। द ट्रांजिट इज एट एंड, ठीक है जी, जैसे ही ट्रक वाले ने एक्नॉलेजमेंट में डाला बायर या बायर के एजेंट को, उसी समय ट्रांजिट इन एट एंड हो गया है, एंड इट इज इमटेरियल। अब यह इमटेरियल है कि एक फर्दर डेस्टिनेशन फॉर द गुड्स मे हैव बीन इंडिकेटेड बाय द बायर। अब इमटेरियल है कि कोई, आप ऐसा करो जी कि दिल्ली बाईपास पहुंच गए ना, आप ऐसा करो, देखो, आप दिल्ली बाईपास से सीधा पूर्व दिशा की तरफ देखोगे तो आपको एक रोड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो होली हार्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, और नोबल हार्ट लिखा हुआ मिलेगा, इनके बीच में रास्ता जा रहा है ना। इस रास्ते पे आगे आ जाओ, इस रास्ते पे चढ़ोगे तो आपको पुल दिखाई देगा, ब्रिज आएगा रोड के ऊपर, मुड़ना कहीं नहीं, आपको इसी रोड के ऊपर आएगा, ठीक है ना। वो पुल जो है, कहाँ एक वो ओवर ड्राइव रहेगी किसकी, कौन सा रोड होता है ये, कौन सा ट्रैक होता है, एलिवेटेड ट्रैक है रेलवे का, उसके नीचे से निकलेगा। आप उसके नीचे से निकल के आओगे तो आपको एक बड़ा तिराहा, चौक नहीं बड़ा तिराहा मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक तरफ पार्क मिलेगा आपको, उल्टे हाथ राइट साइड के ऊपर रास्ता है, आप उस राइट साइड के रास्ते के ऊपर चढ़ जाओ, 1 किलोमीटर चलना है आपने बस, वहां आकर आपने रोक देना है, मैं वहां से आपसे डिलीवरी लेता हूँ, मैं वहीं खड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहां पर डिलीवरी ले ली है, क्या मान लिया जाएगा, मैंने तो दिल्ली बाईपास पे ही डिलीवरी ले ली आपसे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने मुझे एक्नोलेज कर दिया था, आपके एक्नोलेजमेंट से ही डिलीवरी हो चुकी है। हु यू आर नाउ? यू आर रिटर्न ड्राइवर या फिर आप बेली हो, ठीक होगा। हम्म, पार्सल के साथ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, वो तो डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं आपसे, अपॉइंटेड डेस्टिनेशन क्या है? अपॉइंटेड डेस्टिनेशन तो जो आपका एड्रेस उसके ऊपर गया हुआ उसके उसके ऊपर आएगा ना, है ना। ध्यान रखना, ये तो नेसेसरी कम्युनिकेशन है, वो बाकी अलग है कि आप, आपका अमेजन के ऊपर अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट आपका एड्रेस उठा लेता है, वो तो बेसिकली सर्वर है और उसकी पावर है, बट डेस्टिनेशन पे आएगा, ठीक है ना। डेस्टिनेशन पर आने के बाद देखो अमेजन वाला क्या करता है, सामान फेंक गया, लेट से फेंक गया, घर के अंदर ले लो, बताओ डिलीवर्ड, अमेजन के केस की बात कर रहा हूँ, डिलीवर्ड, नॉलेज में आ चुका है, मैसेज आते हैं प्रॉपर, लोडेड, अपलोडेड, अराइव्ड, अराइव्ड, डिलीवर्ड, ठीक है ना। लेट्स से ओटीपी वाला ना हो, लेट्स से ओटीपी वाला ना हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है,
आपने हो सकता है पेमेंट पहले कर दी हो, कई बार तो पेमेंट आपके आपसे हाथ में लेता हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट अगेन ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने मैसेज वगैरह नहीं देखे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहा है, वो पहुंचा डेस्टिनेशन पे, ठीक है जी, उनके पास तो पूरा सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। वो देखेगा कि भैया डेस्टिनेशन आ गया, ठीक है जी, कंफर्म करेगा आपकी जो नंबर प्लेट है या फिर आपका जो एड्रेस प्लेट है, ठीक है ना, घर की, ये लगे, क्लिक, हो गया उसका तो काम डिलीवर्ड, ठीक है ना। अब वो चाहे रजनीकांत की तरफ फेंक दे उसको, मार पड़ा है, ठीक है जी, हवा में घूम रहा है वो, बढ़िया मारो, कुछ भी करे, डिलीवर्ड, ट्रांजिट इन एंड, ठीक हो गया, सही। आजकल तो ऐसा सिस्टम है, शायद ब्लिंकिट में ऐसा सिस्टम है, आपको उनकी ऐप के ऊपर, मैप के ऊपर वो स्कूटर दिखाई देगा, है हेलमेट पे पीला स्कूटर भाग रहा है, तुरु 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 तुरु, 1 मिनट 2 मिनट 15 सेकंड 30 सेकंड, ठीक है जी। अब वो गली के नुक्कड़ में खड़ा प्लिप 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 कर रहा है, अगर आपको कम्युनिकेशन, चलो, यदि गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, ये लो जी, गुड्स क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया किसने, बायर ने, एंड द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ देम, तो किसके पास है हमारा बेली, कैरियर के पास ही है, बेली के पास ही है। द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड, ठीक है जी, ट्रांजिट नहीं समझा जाएगा कि वो एंड हो चुका है, इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेलर ने वापस अब माल पकड़ने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। समस्या क्या है या फिर अभी कंडीशन क्या है, ट्रांजिट इन एंड नहीं हुआ है, यानी ट्रांजिट इन, यानी ट्रांजिट अभी कंटिन्यू है, सेलर क्या कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है ना, चलो। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप, जब गुड्स डिलीवर करी जाती है शिप को, अंडरलाइन करो शिप, चार्टर्ड बाय द बायर, कैसी शिप है, चार्टर्ड शिप है, किसके द्वारा चार्टर्ड है, बायर के द्वारा, इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये केस टू केस वेरी करेगा, वेदर के दे आर इन पोजेशन ऑफ द मास्टर एज ए कैरियर, क्या उसके पास क्या बोलते हैं, पोजेशन जो है एज ए मास्टर ऑफ कैरियर के पास है, और एज एजेंट ऑफ द बायर के पास है, ठीक है जी। अब सीधा सिंपल, कैसे आ रहा है, शिप से सामान आ रहा है, ठीक हो गया, चलो जी। अब शिप से बेसिकली सामान आ रहा है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, चलो ठीक, डन। और ये शिप जो है ये चार्टर्ड शिप है, यानी किसने बुक करी है, बायर ने खुद बुक करी है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, बायर जो है वो कप्तान नहीं है, कैप्टन नहीं है शिप का, है ना। ऐसा हो सकता है कि मान लो मेरे को ट्रक भी चलाना आता है, जेसीबी भी आती है, ट्रैक्टर भी आता है, साइकिल भी चला लेता हूँ, बाय द वे, क्या मैं शिप चला सकता हूँ, है ना, समझ पा रहे हो? कप्तान नहीं है, डन। इस शिप को तो कैप्टन ही चला रहा है, ठीक हो गया, चलो जी, चलो। अब क्या समझा जाए कि ये जो पोजेशन है उस विषय वस्तु का, उस गुड्स का, उस माल का, ये बायर के पास है या बायर के एजेंट के पास है, यानी उस कप्तान को क्या समझे, क्या बायर का एजेंट समझ ले, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, बेटा और लिखा हुआ है, आप और नहीं पढ़ रहे हो। अब यह सवाल डिपेंड करेगा उन सरकमस्टांसेस पे जो कि केस टू केस वेरी करेंगे कि क्या यह माल पोजेशन में है मास्टर एज ए कैरियर, ठीक है ना, इस समय उसके उस इस शिप का मास्टर कौन है, बायर, चार्टर्ड है वो, ठीक है जी। या और को सर्कल कर लो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, अगर नहीं पढ़ोगे तो सर्कल करो, और की हैबिट बना लो, जब तक ये आपको जेनेटिकल ना हो जाए, जब तक तुम्हारे डीएनए में ना चली जाए ना कि और को और के जैसे ही पढ़ना है, तब तक उसको सर्कल करते रहो, पेंसिल से करना, पेन से करोगे तो फिर बाकी अच्छा है, पेन से भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आपको ये
फिर हैबिट हो जाएगी, फिर आप ये हैबिट छोड़ोगे नहीं। अपना खुद का लिख के भी जब और आएगा ना तो उसको भी गोला कर दोगे। या फिर एज एजेंट ऑफ द बायर, ठीक है ना, किसके पोजीशन में समझे, ठीक हो गया। चलो, एज ए मास्टर ऑफ द कैरियर के पोजीशन में समझे या फिर एज एन एजेंट ऑफ द बायर के पोजीशन में समझे, यह किस पर डिपेंड करेगा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर शिप के थ्रू करवाते हैं तो ध्यान रखना मैरीन इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, मैरीन इंश्योरेंस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स से अगर वो चार्टर्ड शिप है तो भैया रिस्क किसका है, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्क के नहीं होता है, किसके रिस्क पे माने, बाहर हर जगह आएगा तो रिस्क भी उसका हो जाएगा, बाहर क्यों रिस्क लेगा भाई, बाहर ने पूरा का पूरा शिप चार्टर्ड कर लिया, ठीक है ना। अगर कुछ जल बुन गया, ठीक है ना, तो ये जो एजेंट है, ठीक है ना, बायर का, यानी ये जो कैप्टन है या जो शिप वाला है, ये बैन करेगा सर। ठीक हो गया, मेरीन इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया, सिंपल है। अगर लेट से अगर यही चीज मैं मैरीन ये शिप हटा देता हूं और मैं ट्रक लगा देता हूं, तो रिस्क किसका, इसका किसका, सेलर का। तो फिर आपने शीप हटाया, हाँ अब चार्टर्ड बायर ले गया। हाँ, देखो, अब क्या बस चार्टर कर सकते हैं, चार्टर्ड बस होती है कोई, आया कुछ लूज होगा आपको आया। हायर अलग है, ये ध्यान रखना, चार्टर्ड अलग है, हायर अलग है। हम जैसे टैक्सी में बैठ जाते हैं तो ये चार्टर्ड नहीं है, हायर्ड है। आया मैं सिर्फ अपनी एक सीट लेके बैठा हूँ उसमें, मेरे को सिर्फ एक सीट है और उसकी भी गारंटी ना है, ठीक है ना, डन। चार्टर्ड तो पूरी की पूरी, आज ये बस पूरी की पूरी मेरी है, फिर उसमें माल नहीं डाल सकते, माल क्या लेके जाओ, उस बस में तो फिर सवारी जाएंगी, सवारी माल नहीं है, इंसान माल नहीं है, जो इंसानों को माल बोलता है उसकी यात्रा कहीं और है, सुनारी ऐसे होकर जाएगा वो, डन, सिंपल हो गया। जनरल किसका, सेलर का। चलो, छठा पढ़ना है क्या, हाँ। जहां पर कैरियर या फिर कोई दूसरा बेली रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है डिलीवर करने से माल को, किसको, बायर के पास या फिर उसके एजेंट को, इन दैट बिहाफ द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एन एट एंड, क्या समझ लिया जाएगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अब या तो कम्युनिकेशन कर दे कि हाँ जी सेठ जी सामान आ गया, ठीक है ना, या फिर वो फोन कर दे माल तो आ गया लेकिन ये माल तुझे नहीं मिलेगा कालिया, जो भी है, ठीक है जी। अब डन, सिंपल, पासवर्ड बताइए, जो भी, एनीथिंग। लेट्स से अगर मना भी कर दिया तो भी कम्युनिकेशन हो गया, ठीक, ध्यान करो सेक्शन 18-19 द लिमिटेशन एक्ट, अगर ये भी बोल दिया ना जा को ना देते तेरे पैसे, तो भी एक्नोलेजमेंट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। अगर उसने बोल दिया कि नहीं देते, ये माल तुझे नहीं मिलेगा, जा पहले उसके साइन लेके आ, जा पहले पूरी प्रॉपर्टी कर, अरे ट्रांजिट एंड हो चुका है, छोड़, ठीक हो गया। चलो, जहां पर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, पार्ट डिलीवरी हो चुकी है माल की, किसको, बायर को, या फिर एजेंट इन दैट बिहाफ या उसके एजेंट को, द रिमाइंडर ये जो बचा कुचा है कौन सा, माल का, मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट, इसको अंडरलाइन में, इसको भी स्टॉप किया जा सकता है ट्रांजिट में, अनलेस जब तक कि सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस, ये जो पार्ट डिलीवरी है उन सर्कमस्टांसेस में ना कर दी जाए, एज टू शो कि यह शो करता है या दिखाता है कोई एग्रीमेंट है टू गिव अप पोजेशन, के पोजेशन को अब त्याग करना ही पड़ेगा ऑफ द होल ऑफ द गुड, सारे के सारे माल को। जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हु एम आई एम द बायर, यू आर द सेलर, ठीक है ना, या अपने आप को सेलर समझ लो, मेरे को बायर समझ लो, वाइस वर्सा कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट है क्या, कि भैया देखो मैं आपको पहले, पहला जो इंस्टांस जाएगा मैं आपको हाफ ऑफ द पेमेंट करूंगा, ठीक है ना। अब हाफ यानी बाकी रिमाइंडर की जो पेमेंट है वो कब होगी, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन खत्म होने के 3 महीने के बाद करूंगा, ठीक हो गया। इन बिटवीन आप मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट के साथ, पहली इंस्टॉलमेंट यानी पहली जो बेसिकली किस्त है, जो अमाउंट है, पहला अमाउंट जो है वो कब आएगा, वो पार्ट डिलीवरी यानी पहली डिलीवरी के बाद
के साथ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है बाकी सारी डिलीवरी, बाकी सारा ट्रांजिट स्टॉप नहीं करोगे बीच में, मेरे को डिलीवरी करोगे आप, मेरे पास पहले पूरा माल आएगा और अकॉर्डिंगली जब पूरा माल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी ट्रांजेक्शन है, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के 3 महीने और बाद, यानी मैं आपको पेमेंट 9 महीने में करूंगा। हो सकता है जो सेलर है या फिर जो बेसिकली जो माल सप्लाई कर रहा है उसकी तरफ से डिले हो जाए, 6 की जगह 9 महीने वो कर देता है, तो अब 9 महीने प्लस 3 महीने हो जाएंगे। डन। अब आप यहाँ पे राइट खो चुके हो, अब आप ट्रांजिट को स्टॉप नहीं कर सकते हो, इवन ये बोलकर भी ये तो ही पार्ट डिलीवरी है, नहीं कोई बात नहीं, है ना, पार्ट डिलीवरी वो हो चुका है, और सरकमस्टांस क्या शो कर रहे हैं कि आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते हो, आपको फिर सारा सप्लाई करना पड़ेगा। डन। चलो 52, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, यस कैसे इफेक्ट में लाया जाता है। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, या तो भैया एक्चुअली पोजीशन में ले ले उसको, किसको, माल को, या और या फिर गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर, या फिर उस चीज का नोटिस दे दे, किसको, कैरियर को, और या फिर दूसरे बेली को, इन हुज पोजेशन, जिसके पोजेशन में यह माल है। सच नोटिस जो है मे बी गिवन ईदर टू द पर्सन, या तो उस बंदे को दिया जाए इन एक्चुअल पोजेशन, जो एक्चुअल पोजेशन ऑफ द माल में है, और या फिर उसके प्रिंसिपल को दिया जाए। ठीक हो गया। चलो जी, इन द लेटर केस, ये जो दूसरा केस है ना प्रिंसिपल वाला, द नोटिस टू बी अफेक्चुअल, ये नोटिस कब इफेक्चुअल होगा, शेल बी गिवन एट सच टाइम हो, अगर वो उस समय पर दिया जाए या दिया गया हो, एंड इन सच सर्कमस्टेंसेस, और उन मुहूर्तों में दिया गया हो, दैट द प्रिंसिपल के, ये जो प्रिंसिपल है, देखो एजेंट आया तो प्रिंसिपल भी होगा, जो प्रिंसिपल है, बाय द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस, वो अपनी सामान्य बुद्धि लगा ले, रीजनेबल डिलीजेंस का यूज कर ले, मे कम्युनिकेट इट टू हिज सर्वेंट, और अपने उसके जो भी नौकर या फिर एजेंट हो उनके साथ कम्युनिकेट कर ले, इन टाइम टू प्रिवेंट डिलीवरी टू द बायर, ठीक है ना, कि ये जो डिलीवरी है बायर को प्रिवेंट हो जाए इन बिटवीन, ये सारा का सारा सर्कमस्टेंसेस कर ले। ठीक हो गया। सिर्फ मुहूर्त बता रहे हैं कि ये जो आपने कम्युनिकेशन करना है, ये जो सेलर है बेसिकली ये जो नोटिस दे रहा है, ये इसका मुहूर्त क्या है। अगर आपको अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट करनी है तो बायर को भी एक रीजनेबल समय दोगे। ठीक हो गया। सिंपल। लेट्स से गोडाउन के बाहर खड़ा हुआ है ट्रक, अब क्या करेगा भाई, सिंपल है, इतनी देर में तो फोन आएगा, इतने में तो वो जो प्रिंसिपल है वो तो अनलोड करवा देगा, सेठ जी तो अनलोड करवा देंगे सामान, हाँ ना। डन। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों तरफ से बात होगी। अब ये आगे और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, क्या फिर लाइबिलिटी बनाएंगे। मान लो गोडाउन के अंदर गाड़ी खड़ी है, अब वो जल गई, ठीक है जी, किसके रिस्क पे है, ये जो प्रॉपर्टी रहेगी उसके पोजेशन के, उसी के रेफरेंस में घूमेगा सारा का सारा। ये प्रॉपर्टी जो है कब ट्रांजिट में थी, एंड कब हुआ, एंड कब नहीं हुआ, ठीक है जी, नोटिस गया नहीं गया, ये सारी जाके आगे खिचड़ी बन जाएगी। दोबारा से पढ़ू, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। ये जो अनपेड सेलर है यह एक्सरसाइज करता है उसका राइट जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए है, या तो एक्चुअली पोजेशन में ले ले उस माल को, देखो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, अगर सेलर खुद ही एक्चुअली पोजेशन में ले तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सीधा सिंपल वो जाएगा। सीधा सिंपल, कई बार ये जो ट्रक के जो मालिक होते हैं कंपनियों के, ठीक है ना, अगर उन्हीं का माल जा रहा है तो वो कई बार क्या करता है, लेट से भाई गाड़ी जो है ना, एक ऐसा कट आ गया है, ऐसा मोड़ आ गया भाई, ड्राइवर के बस की नहीं है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, ये वहां पर पहुंचते हैं, ठीक है जी, और चाबी लेते हैं ड्राइवर से, और उसको साइड में देख ऐसे मोड़ते बेटा, और उसको आगे जाके मोड़ देते, ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन में लेके मोड़ दिया, काट दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद आया हुआ है भाई सेलर। या फिर वो नोटिस दे दे अपने इस क्लेम का आगे, भैया मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसको, कैरियर को, या फिर दूसरे बेली को जिसके पोजीशन में वो माल है। ये जो नोटिस है मे बी गिवन, ठीक है जी, ये दिया जाए इधर या तो उस बंदे को जो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द माल में है, या फिर उसके प्रिंसिपल को। सिंपल। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना, ये लो जी, ये हमारा ट्रक है, ठीक हो गया। डन। सही। ये बायर, ये
ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है ना, ये बैठा ड्राइवर, ठीक हो गया। अगर इसका असिस्टेंट लगाना है तो ये असिस्टेंट जो है, ये असिस्टेंट हो गया इसका, ठीक हो गया। ये अपना सेलर है, देखो सेलर से दूर जा चुका है, बायर के नजदीक आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या, कौन सा राइट यूज कर रहा है सेलर, सेलर कर रहा है बायर कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा, राइट टू स्टॉपेज या फिर स्टॉप इन ट्रांजिट, आरटीएसटी, ठीक है। चलो, या तो वो एक्चुअली जाकर पोजेस कर ले, कोई झगड़ा नहीं, फिर दूसरा क्या लिखा है, या फिर क्या करे, किसको, कैरियर को चलिए आप ये पहले तो पहली चीज पढ़ोगे ना, किसको, कैरियर को, ठीक हो गया, सिंपल, ट्रक ड्राइवर, ठीक है ना। देखो अगेन जब एक्चुअल पोजीशन में जाके खुद लेगा तो देखो फिर नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मामला खत्म। जब नोटिस देने की बात होती है, ठीक है ना, इस नोटिस को देने के लिए, सही, या तो उस बंदे को जिसके एक्चुअल पोजीशन में है ये, या फिर उसका प्रिंसिपल, किसका, बायर, बायर, ट्रक कंपनी का, कैरियर कंपनी का मालिक, जिसका ये ट्रक है, जिसका ये ट्रक ड्राइवर एजेंट है, और जो इस ट्रक ड्राइवर का प्रिंसिपल है, उसको नोटिस देने की बात, ठीक होगा। चलो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इन द लेटर केस, और ये जो दूसरा केस है ना, किसको, जो प्रिंसिपल को देने वाला केस है, टू बी इफेक्चुअल, यह कब इफेक्चुअल हो, इफेक्ट में आएगा, शेल बी गिवन एट सच टाइम, इसको इफेक्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो है ये आपको नोटिस देना पड़ेगा, और उन मुहूर्त के अंदर जो है ये नोटिस देना पड़ेगा कि जिनके अंदर ये जो प्रिंसिपल है ट्रक कंपनी का मालिक, बाय द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस, अपनी रीजनेबल डिलीजेंस का हिसाब किताब लगा लेगा, मे कम्युनिकेट इट टू हिज सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट को कम्युनिकेट कर दे, ठीक है ना, या अपने एजेंट को कम्युनिकेट कर दे इन टाइम, टाइम के अंदर, कि ताकि प्रीवेंट, रोका जा सके किसको, डिलीवरी टू द बायर को, क्योंकि एक बार यदि डिलीवरी टू द बायर हो गई तो ट्रांजिट इन एंड हो जाएगा, जब ट्रांजिट इन एंड हो जाएगा तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट ही खत्म हो जाएगा, यस नो, सिंपल, डन है। चलो, when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier या फिर other bailey in possession of the goods, he shall redeliver the goods, अब ये क्या करेगा, ये redeliver करेगा किसको, माल को, और according to the direction of the seller, seller की directions के हिसाब से, the expenses of such delivery shall be borne by the seller, seller के द्वारा ही ये वहन करी जाएगी राशि, ठीक हो गया। अगेन ट्रक वाले को दे दिया आपने सामान, ठीक है ना, लेट से आप लोग सेलर हो, रोहतक भिजवा रहे हो, आपने ट्रक वाले को लोड करवा दिया, ठीक है जी, अब मेरा आपका कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना, मैंने मना कर दिया, गुड्स कहाँ है, इन ट्रांजिट है, आपके पास क्या राइट है, आप स्टॉप कर दो, ठीक है। जनरली तो सेलर क्या करेगा, भाई ध्यान रखो, एक स्टेट या एक जगह पर एक बायर नहीं होता हमारा, आपका बहुत सारे बायर है, मैं नहीं खरीदूंगा, कोई और खरीद लेगा, माल बहुत बढ़िया तुम्हारा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो आप क्या करोगे, दूसरे से बात कर लोगे, लेट से उसके साथ सेटिंग हो जाती है तो उसके पास डिलीवर कराओ, डन है, सिंपल है। लेट से नहीं होती तो क्या करोगे, वापस मंगवाओगे दूसरे ट्रक में या इसी में ही, इसी में ही मंगवाओगे, सीधी सिंपल सी बात, डन हो गया। अब देखो, अब रवि को बना लेते हैं, ये अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है, सीधा का सीधा। अब क्या था, अन्नामलाई से रोहतक डिलीवर करना था, ट्रक खाली, रोहतक से माल उठा के फिर अन्नामलाई जाएगा वापस, ऐसे ही करते हैं ट्रक वाले, ठीक हो गया। अब देखो भाई, देखो ट्रक वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो सेलर क्या करेगा, अगर माल वापस मंगवाना है, ठीक है ना, तो ट्रक ड्राइवर को फोन नहीं करेगा, सीधा ट्रक जो कंपनी है उसके मालिक के पास कॉल करेगा, और उस समय काल में, उस अवधि में कॉल करेगा जिसके अंदर जो ट्रक का मालिक है वो अपने सर्वेंट को, ठीक है ना, जैसे अपना जो ड्राइवर है, ठीक है ना, अपने उसको ड्राइवर को फोन करके, ठीक है ना,
उसको रोक सके, एक ड्यू नोटिस उसको दे सके और प्रिवेंट कर सके किसको, डिलीवरी टू द बायर। अगर डिलीवरी टू द बायर होगी तो खेल खत्म। डन हो गया। तो रीजनेबल समय के अंदर हमको यानी विकास को क्या करना पड़ेगा कि रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो रवि को बताना पड़ेगा, ताकि रवि अकॉर्डिंगली काम करवा सके अपने ड्राइवर। डन है, सिंपल है। और अगर विकास बोलता है कि भैया वापस माल ले आओ, ठीक है जी, अब रवि क्या बोलेगा, भाई ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, हमने तो और सामान भी उठाना है। देखो जी अब क्या करें, वो तो माल नहीं पकड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, आप ऐसा करो जितनी भी आपकी राशि बनेगी वापस आने की, ठीक है ना, इसी हिसाब से जैसे चल रहा है मैं उसी हिसाब से आपको पे कर, ठीक है कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक क्या करेगा, ठीक है ना, नुकसान इसका भी नहीं होगा, ये माल की तो मिल गई है, ठीक है ना, वहां से एक रोहतक से एक डिलीवरी और मिल गई, वहां पर क्या करेगा, रोहतक की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इनके लिंक्स होते हैं आपस में, भाई वो माल अगर वो उठा ला उसमें से कमीशन ले लेगा वहाँ। ठीक हो गया, चलो बढ़िया कमाते हैं ना ट्रक वाले। देखा किसी ने कोई ट्रक वाला होता है, यस सर। अगर किसी ने 4 गाड़ी बना रखी है अपनी, तो यूँ लगाओ कि साल का उसका लाखों का टर्नओवर है। सर वो वीडियो तो बनाया रखे हैं ट्रक ड्राइवर है सर खाली एक वो सर उसने क्या कर लिया है यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह कहाँ कहाँ का है? सर वो मेरे झारखंड का। अच्छा अच्छा, वो मीम बॉय क्या जो हंसता हो कपले की, वो? ना सर वो खाना खुना सारी चीज बनाया कर ट्रक में। अच्छा अच्छा जी, कमाल है। अच्छा, अच्छी इनकम कर रहा है वो, ट्रक बना लिया, ट्रक ड्राइवर से मालिक बन जाएगा जल्दी। डन हो गया, चलो। Transfer by buyer and seller. Yes. Effect of sub-sale or pledge by buyer. Subject to the provision of this act, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or other disposition of the good which the buyer may have made unless the seller has assented thereto. सिंपल। राइट कौन सा यूज कर लिया है, लीन का राइट यूज कर लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं, किसका, लीन का राइट जो है अख्तियार कर लिया, या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो है इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात। अब बायर क्या कह रहा है सेलर को, भाई मैंने तुझे आगे सामान ओट लिया है, अब ये बिकेगा, ठीक है ना, तो मैं आपके पैसे दे दूंगा, भाई नहीं, आपका बिके ना बिके, लेकिन मेरे को मेरे मेरे तो पैसे दे दो आप। बोले जी मैंने ग्राहक ढूंढ लिया है, ये बिक जाएगा, मैं आपके पैसे दूंगा नहीं। लीन का राइट अख्तियार कर लिया है, कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह भी बता दिया जाता है जहां पर डॉक्यूमेंट किसके टाइटल ऑफ गुड्स के हैज बीन इशूड हो चुके हैं या फिर लॉफुली ट्रांसफर हो चुके हैं किसी ऐसे बंदे को एज ए बायर, खरीदार होने के नाते या फिर मालिक होने के नाते किसके माल के, एंड दैट पर्सन, और ये जो बंदा है ट्रांसफर कर देता है डॉक्यूमेंट को किसी बंदे को, हु टेक्स दी डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ, जिसने गुड फेथ में ले लिए हैं, एंड फॉर कंसिडरेशन, और पैसे के बदले में ले लिए, यानी एक बोनाफाइड परचेजर और आ गया है। देन इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर, ये जो लास्ट मेंशन ट्रांसफर थी वाज बाय वे ऑफ सेल, यदि इसको हम सेल की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, द अनपेड सेलर्स राइट, अब यहाँ पर जो अनपेड सेलर का राइट जो है किसका, लीन का या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इज डिफीटेड, वह डिफीट हो जाएगा। एंड इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ प्लेज, और अगर ये जो लास्ट मेंशन ट्रांसफर थी अगर वो प्लेज के थ्रू हुई है या फिर अदर डिस्पोजिशन फॉर वैल्यू के बदले में हुई है, अब यहाँ पर अनपेड सेलर का जो राइट ऑफ लीन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द ट्रांसफरी। ठीक है जी, आपने अन्नामलाई से ट्रक लोड करवा दिया, ठीक है जी, मैं रोहतक में रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है जी, डी क्या बोलते हैं, रबिया चौक पे या फिर दिल्ली बाईपास के ऊपर ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है जी, मेरी आपकी किसी बात के ऊपर बहस हो गई है, ठीक है जी, आपके पास दोनों राइट है, राइट टू लीन का भी राइट है आपके पास, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का भी राइट है आपके पास, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको क्या समस्या बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा सिर्फ जो सैलरी विक्टिम होता है, बायर भी तो विक्टिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऐसा, ये भी कन्फाइन नहीं करना है मैंने आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ अरे सेठ जी वो तो बात आपकी ठीक है, पैसा तो हम कर लेंगे, लेकिन उनका क्या करूं, मैंने तो पिछले साल के रेट के हिसाब से भाई 5-10 रुपए और ऊपर नीचे हो जाएगा, मैंने तो जी गाहक बना दिया यहाँ पे, तो मैंने तो बेच दिया उनको, सारा का सारा माल बिक चुका है जी, मेरा नहीं है, मेरा नहीं रहा जी, मेरे पास तो एक गोडाउन है, मैं तो सिर्फ इलायची का थोक विक्रेता हूँ रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर हर साल जो है लगभग 10 टन की जो है खपत होती है इलायची, ठीक होगा, इसमें सारा का सारा काम इलायची का जो है वो सारा का सारा आ जाता है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ, ठीक है, शरबत, ठीक है ना, और सिंपल चाय में डालने वाला सिंपल मसाला जो छिलके से बनता है इलायची के,
वो तक सारा का सारा काम जितनी इलायची मेरे पास है उससे होता है। और मेरे पास तो बुकिंग पहले आती है, ठीक है ना, और मैं ऑर्डर बाद में करता हूँ। ठीक हो गया। मंडी के अंदर थोक व्यापारी बैठे हुए हैं, वो पहले पूरी मार्केट से ऑर्डर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ठीक है ना, वो चाय के ठेले के पास भी जाएंगे, वो बहुत बड़े जो व्यापारी हैं, जो आगे जो किराने का बहुत बड़े स्टोर्स हैं उनके पास भी जाएंगे, रिलायंस जैसे मेगा स्टोर के पास भी जाएंगे, ठीक है ना। अब वो क्या है, छोटी छोटी दुकानों पे भी जाएंगे ताकि घरों तक पहुंच हो सके। जाएंगे, ठीक है जी, वहां से जो डिमांड है वो सारी की सारी एक्वायर करेंगे, उसके हिसाब से ऑर्डर देंगे। सही। अब मैं आपके ऊपर एक बम फोड़ता हूँ कि जी सारा का सारा माल बिक चुका है। बिक चुका है मतलब कंसिडरेशन के बदले में बिक चुका है। देर आर मेनी 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 थाउजेंड लैक्स ऑफ बोनाफाइड परचेजर। जिस समय आपके पास ये कम्युनिकेशन जाएगा, आप उसी समय स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट टू लीन का राइट छोड़ दोगे, आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास से जा चुका है। ठीक हो गया, सिंपल। और अगर मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं कि जो लास्ट मेंशन जो ट्रांसफर है बाय वे ऑफ प्लेज हुई है या फिर अदर डिस्पोजिशन है, ये भी पैसे के बदले में हुई है। प्लेज, प्लेज क्या होता कसम से है? नहीं, शपथ कसम वैसे जनरल मीनिंग होता है कसम का ना, वचन भरना। इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल, मूवेबल प्लेज। अमूवेबल हाँ, वो मूवेबल सीधी सिंपल सी बात, जैसे हम लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए सिक्योर लोन बना देते हैं, कैसे, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी, ठीक है ना, तो उसको मोर्गेज बोल देंगे। ऐसे ही अगर आपने पैसे लेने हैं, लोन लेना है और आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख देते तो उसको प्लेज बोलते हैं। हम उस प्लेज की बात करते हैं, यानी वैल्यू के हिसाब से तो हो चुका है। एक आदमी के पास क्या है कि भाई पैसे नहीं थे, उसने क्या कर दिया, उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, आप गाड़ी ले लो जी, लो पकड़ो चाबी, मेरे को क्या है 10 टन आप इलायची मंगवाओगे, 1 टन मुझे दे देना। गाड़ी खड़ी कर गया, तो भी फिर वही बात है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, देखो ऊपर कंसिडरेशन लिखा हुआ है, नीचे वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। अब सीधी सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर जो ट्रांसफरी है उसके राइट्स क्या है, ठीक है ना, उनके ऊपर बेस करेगा किसका, सेलर का राइट टू लीन और स्टॉपेज। लेट से वैल्यू के बदले में आई है, ठीक है ना, जिसने जो गाड़ी खड़ी करके आया उसका तो नहीं रोक सकते पैसा, उसके लिए खत्म। सिंपल हो गया। चलो आगे। वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, अगर यह ट्रांसफर कैसे हुई है, प्लेज के द्वारा हुई है। द अनपेड सेलर जो है मे रिक्वायर, रिक्वायर करेगा क्या, द प्लेजी टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द प्लेज, ठीक है ना, कि भैया जो भी अमाउंट हो उसको सिक्योर कैसे करे, प्लेज के द्वारा सिक्योर करे। हाँ, सेटिस्फाइड इन द फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है ना, उसको फर्स्ट इंस्टांस में जो है सेटिस्फाई कर दे, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, आउट ऑफ एनी अदर गुड्स, किसी दूसरी गुड्स से, दूसरे माल से, और सिक्योरिटी किसी दूसरी सिक्योरिटी से, ऑफ द बायर इन द हैंड्स ऑफ द प्लेजी एंड अवेलेबल अगेंस्ट द बायर, या फिर जो बायर के अगेंस्ट में अवेलेबल है, सीधी सिंपल सी बात है। अब देखो चलो प्लेस करते हैं। भैया मैं उसको 1 टन इलायची दूंगा, वो मुझे उसके बदले में 1 टन स्टील देगा। ये प्लेज हो गया, जब उसने मुझे 1 टन स्टील दे दिया या 1 टन, मतलब जो भी वैल्यू के हिसाब से जो भी सेटिस्फाई होने वाला है, ठीक है ना, उतना वो दे चुका है, ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं। आज जरा चौवन के ऊपर आ जाओ। सेल नॉट जनरली रिसाइंड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है जी। सेल जो होती है यह जनरली रिसाइंड, रद्द नहीं होती, कैसे, लीन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के द्वारा। क्यों, क्योंकि चाहे सेलर के पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है या फिर राइट टू लीन है सेलर के पास, ये किस लिए है, आपने लेट से आप लोग सेलर्स हो, आपने मेरे खिलाफ, ठीक है ना, या फिर मेरे अगेंस्ट में किसी ने राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज कर लिया, किसी ने राइट टू लीन का राइट यूज कर लिया, किस लिए कर रहे हो, उस मेरे साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल, उसको रिसाइंड करने के लिए कर रहे हो, या सिंपल मेरे से पेमेंट सिक्योर करने के लिए कर रहे हो, बस सीधी सिंपल सी बात। तो आप कोई भी राइट यूज करो, जनरली रिसाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, जनरल रूल है चौवन का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड, ठीक है जी, एक सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट सेल जो है वो रिसाइंड नहीं होगा बाय मियर एक्सरसाइज बाय एन अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉप इन, सेम वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं।
नंबर टू, जहां पर माल आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, यस अंडरलाइन कर लो, और जहां पर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। कैसी विषय वस्तु है, पेरिशेबल है, तो क्या करना पड़ेगा, लीन करके कर क्या लेगा वो सेलर। लेट्स से आपने 1 टन पनीर या 10 टन पनीर लीन करके रख लिया, क्या करोगे, वो तो हर बीतती घड़ी के साथ में सड़न की तरफ जा रहा है, वो उतना ज्यादा सड़ रहा है, उतना ज्यादा अपनी वैल्यू खो रहा है। एक समय ऐसा आएगा वो बिल्कुल अपनी वैल्यू खो देगा। ऐसा होता है कि पनीर सड़ जाए तो और कुछ बढ़ जाए उसका, ऐसा 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 होता है क्या, ठीक है ना। चलो, क्या कर दिया, नोटिस दे दिया कि भैया रीसेल कर दूंगा मैं। द अनपेड सेलर में इफ द बायर डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम पे नहीं करता है या फिर सौंपता नहीं है प्राइस को, रीसेल कर देगा कौन, सेलर, किसको, माल को, विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर, और रिकवर कर लेगा फ्रॉम दी ओरिजिनल बायर से जो भी डैमेजेस हुए, जो भी नुकसान हुआ, किस लिए, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, परंतु बायर किसी परिस्थिति में एंटाइटल नहीं होगा टू एनी प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट के लिए, विच में ओकर, जो ओकर हो गया कैसे, रीसेल से। इफ सच नोटिस इज नॉट गिवन, यदि ये नोटिस नहीं दिया गया, द अनपेड सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर सच डैमेजेस, जो अनपेड सेलर है अब वो जो है डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा, किससे, बायर से। और बायर जो है वो एंटाइटल हो जाएगा किस लिए, प्रॉफिट के लिए, इफ एनी ऑफ द रीसेल, अगर कोई रीसेल अगर होती है तो। आओ जरा सिंपल कर लेते हैं इसको, प्रोजेक्ट को। ये लो भैया, बायर, सेलर, और ये हमारा 1 टन पनीर है, 1 टन 10 टन जो भी है, ठीक हो गया। पनीर कैसा है, पेरिशेबल प्रॉपर्टी है या पेरिशेबल नेचर का, पीपीएम, ठीक है। चलो, अगर सेलर अपना चाहे राइट टू लीन या फिर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कोई भी अपने लिए क्लेम करता है, तो ध्यान रखना उसको नोटिस देना होगा। यहाँ किस चीज का नोटिस देगा, रीसेल का, कि देखो जी विषय वस्तु कैसी, माल कैसा है, ये तो क्षण भंगुर है, इसकी तो एज है, ठीक है ना। अगर आपने रीजनेबल टाइम पे मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं इसको रीसेल कर दूंगा, ठीक है ना। देखो अब दो ही चीजें होंगी, या तो बायर पे कर देगा या फिर बायर पे नहीं करेगा। अगर बायर ने पे कर दिया तो ठीक है, सेल हो गई, काम खत्म। अगर बायर ने पे नहीं किया रीजनेबल टाइम के अंदर, ये क्या करेगा, ये अब अपना रीसेल कर देगा, ठीक है ना। अब देखो दो ही चीजें होंगी इसके अंदर, या तो वो नफे में बेचेगा या फिर वो नुकसान में बेचेगा। अगर नफे में बेच दिया है तो ध्यान रखना कोई डैमेजेस वगैरह नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये नफे में से कोई भी हिस्सा बायर की तरफ नहीं जाएगा, बायर क्लेम नहीं करेगा, अरे मैंने मना ही नहीं किया होता ना तो तेरा इतना फायदा थोड़ी ना होता। हाँ ये तो बात ठीक है, ला फिर 50%, नो, ठीक है ना। इसने नोटिस दे दिया था रीसेल के विषय में, ठीक है जी, और दूसरा नुकसान कर, अगेन 2 दिन डिले हो गया, पनीर की वैल्यू गिर गई, ठीक है ना। इसको नुकसान हो गया कितना, 50% का। अब ये 50% जो नुकसान हुआ है इसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा कौन, सेलर, किससे, बायर से, ठीक हो गया। एक दूसरी परिस्थिति क्या है कि सेलर ने बेसिकली रीसेल का नोटिस दिया ही नहीं। इस परिस्थिति में भी जो सेलर है वो या तो नफे में बेचेगा उस विषय वस्तु को या फिर नुकसान में बेचेगा, ठीक है। अगर नफा हो गया तो ध्यान रखना एंटाइटल हो जाएगा बायर उसमें से अपने हिस्से के लिए, ठीक है ना। और अगर नुकसान हो गया किसका, सेलर का, तो ध्यान रखना डैमेजेस का कोई केस नहीं जाएगा बायर के अगेंस्ट, क्योंकि नोटिस नहीं दिया, ठीक है ना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, सोचना, मैं कौन हूं, मैं हूं पनीर का थोक निर्माता, प्रोड्यूसर, ठीक है। मेरे पास 1000 पशुओं का एक बाड़ा है, ठीक है ना। मैं दूध नहीं बेचता, मैं डेली पनीर निकालता हूँ उसका, ठीक है ना। मेरी हर भैंस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी हर भैंस दिन में 100 लीटर दूध देती है, कर लो टिकट, ठीक है ना। कई बार मेरा मन कर जाता है, ठीक है ना। 1000 × 100, 1 लाख लीटर दूध डेली,
ठीक है ना, कितना पनीर, एटलीस्ट एटलीस्ट 400 किलो, 4 क्विंटल पनीर एटलीस्ट, ठीक है ना। तकरीबन थोड़ा सा यूँ लगा लो कि पाइया तो थोड़ा मतलब 1 लीटर दूध हो, बढ़िया दूध हो, ठीक है ना, तो पाइया से थोड़ा घना लिकड़ा हुआ 300 350 ग्राम या, ठीक है ना, इस प्रकार से निकल आता हो, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर दूध बढ़िया है तो। बस इतना है। हाँ बस, रेट बराबर है, ठीक है ना। 200 ग्राम की आनंदा की पनीर की टिक्की आ रहा है, 200 ग्राम की, बस कितने की है, 90 की जा चुकी है, ठीक है जी। 40 रुपए तक खरीदना शुरू करा था अपनी समझ में, डन, सिंपल। और मैंने आपको बताया कि 1 लीटर यदि दूध बढ़िया है, ठीक है ना, 200 ग्राम तो शायद गाय निकाल दे, ठीक है ना। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग पनीर की बात ना करोगे तो गाय के दूध से छेना बहुत अच्छा बनता है। आपने खाई नहीं, क्या बोलते हैं मिठाई बनती है, रसमलाई, जितनी बढ़िया गाय के दूध से छेना निकाला जाएगा उतनी बढ़िया बनेगी। गाय का छेना बहुत हल्का होता है। कैसे बनता है छेना, रसगुल्ले जरा फाड़ देते हैं। हाँ कैसे, हाँ फाड़ अगर देते फाड़ेंगे तो हैं। पनीर बनेगा, पनीर और छेने में फर्क होता है। नहीं सर फटके ही सर उसकी शेप बना दो दूध को उसकी। ना, दूध को अगर आप टाटरी से फाड़ोगे, नींबू से फाड़ोगे, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड से फाड़ोगे तो स्ट्रॉन्ग पनीर बनेगा, पनीर मोटी चीज बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने दूध को दही से फाड़ा है, ठीक है ना, तो छेना बनेगा उसका, ठीक है ना। अगर दूध को सिरके से फाड़ोगे तो चीज बनेगा, मोजरेला, ठीक हो गया। अलग अलग रेट भी अलग अलग, मोजरेला चीज तो मेरे ख्याल बहुत बड़ा महंगा है। हाँ पूरा महंगा सर। क्या है सर वो ना ना, इतना मंगाया था सर इतना दो इतना सौ बढ़िया। रुपये का आया था सर, पता नहीं 7 या 6 स्लाइस आई थी बस इसकी। ना ना, मैं तो मोजरेला चीज की बात है जो पिज्जा के ऊपर आता है, ये भी हाँ उसकी ग्रेटेड आने रेट लगा ज्यादा है है सर। बेसिकली। ये कितना है, 600 650 का रेट लिखा होता है उसके ऊपर, 1 किलो के ऊपर, सस्ता ही हो गया। ज्यादा महंगा है सर। हाँ बस क्या है कि इसके अंदर नमक भी होता है, अच्छा जो मोजरेला चीज रहता है उसके अंदर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा, पानी भी बहुत ज्यादा होता है उसमें। डन हो गया, सिंपल। हुआ क्या, मैं हूं क्या, सेलर, समझ गए, मैं कितना डेली का 500 किलो, 5 क्विंटल जो है मैं पनीर बेचता हूँ मार्केट में, ठीक हो गया, डन। आप हो सेलर, मैंने विकास के साथ, सॉरी मैंने विकास के साथ कर लिया एग्रीमेंट बायर का, यस ठीक सर। है ना, डन, सिंपल। हुआ क्या, कितने पे हुआ कि भैया मैं आपको कितने कितने आएंगे, 500 किलो के कितने आएंगे, बढ़िया शुद्ध, बिल्कुल कोई देसी घी मिलावट नहीं है पनीर, 100 रुपये। 100 रुपए का 200 ग्राम, 100 का 200 है सर। हाँ 500 रुपये 500 रुपए किलो हो गया ना, तो कितना हो गया लगा रहे, 500 गुणा 500, 0 0 0 0, 5 5 25, 500 किलो थोड़ी निकलेगा, कम से कम भी 20 किलो निकलेगा पनीर। क्योंकि 20% की मतलब 20% भी अगर पनीर निकलता है दूध में, हाँ तो 20,000 1 लाख लीटर हाँ, में 1 लीटर, अरे मैं 1000 लीटर सोच गया, 1 लाख लीटर में सर मैंने खुद ही कम से घटा कम भी 20,000 किलो 25,000 किलो पनीर निकलता है। 50,000 किलो, 1 लाख में तो 50,000 किलो पनीर हो गया, 50,000 गुना 500, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, ओ भाई साहब, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ पनीर, ठीक है ना। अब मैंने कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है ना, मेरे को रास्ते में ही रवि मिला, ठीक है ना, दी पनीर टाइकून ऑफ इंडिया, पूरा पनीर माफिया, इसने रोक लिया मेरे को, हाँ जी कहाँ, भाई अपना विकास के पास पनीर, कितना, 2.5 करोड़, ये ले 5 करोड़, लो जी, लेट से मेरे साथ खेला कर दिया इसने, ठीक है ना, वो 5 करोड़ बता तो दिया लेकिन मेरा माल छुड़वा दिया, मेरे को हो गया अब 1 करोड़ का नुकसान, ठीक है ना। अब विकास से क्या लेने जाऊंगा मैं, ठीक हो गया ना। अगर मैंने रीसेल का नोटिस दिया होता तो मैं विकास से लेता, ठीक हो गया। लेट से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने 5 करोड़ में बेच दिया, ठीक है ना। कितना नुकसान हुआ विकास का, विकास का जितने का नुकसान होगा मैं, बढ़िया है,
ठीक है ना। ये पनीर माफिया को पता ही नहीं, ठीक है ना, कि मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अरे कुछ बात नहीं, ये लो 50 लाख रुपए, ठीक हो गया, तेरा पनीर कल पहुंचा दूंगा मैं, ये 50 लाख रुपए। या फिर सीधा सिंपल ऐसा कर, मैं तेरे को इतना ही पनीर पकड़ाऊंगा, ठीक है ना, 2.5 करोड़ में था ना, मैं 2 करोड़ में इतना ही पनीर कल पकड़ा, सिंपल, डन। चलो जी आगे आगे। जहां पर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, the buyer acquires a good title thereto as against the original buyer, yes, notwithstanding that no notice of resale has been given to the original buyer। बिल्कुल सही बात है जी। लेट्स से मैंने विकास को सामान ना बेचकर किसको दे दिया, नया बायर को, ना हमारा रवि है, ठीक है ना। रवि के पास जो माल गया है उसके पास बढ़िया टाइटल आया है, गुड टाइटल है, ठीक है ना। इनका आपस में कोई वो नहीं, मैं ही भुगतूंगा अगर कुछ नफा नुकसान हो गया ओरिजिनल बायर का। किस स्थिति में, रीसेल के नोटिस में ना देने की स्थिति, जहां पर सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व कर लेता है एक राइट ऑफ रीसेल इन केस ऑफ बायर शुड मेक डिफॉल्ट, ठीक है जी, and on the buyer making default resells the goods, the original contract of sale is thereby rescinded, but without prejudice to any claim which the seller may have for the damages। ठीक है जी। देखो कई बार क्या होती है फॉर्मेशन, अब जैसे दूध का जैसे काम होता है ना, जो भी एग्रीमेंट रहता है इसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि घंटे के हिसाब से है, ठीक है ना। लेट्स से मैं, मेरे पास एक छोटी सी डेयरी है, ठीक है ना, मैं खुद दूध नहीं बेचता हूँ, मेरे पास क्या करते हैं सुबेरे सुबेरे दूध ही आते हैं मेरे पास, ठीक है, देखो ना मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, ठीक हो गया। कितनी जबरदस्त जॉब होती है पुलिस के, इनकी भी छुट्टी नहीं होती कभी भी, और दूध यहाँ की जमाया कभी छुट्टी नहीं होती, पुलिस वालों की भी और अखबार वालों की भी लगाओ कि होली दिवाली की तो हो जाए, इनकी नहीं, ठीक है ना। ऐसे एक फैमिली के जैसा मामला तैयार हो जाता है, ठीक हो गया। चलो हाँ, हाँ, पूरी पूरी बात हो जाए ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। जिस घर में छोटे बच्चे आते भाई दूध नहीं आया, ठीक है ना। बच्चा सीखता है अगर भैंस दूध देती है, बच्चा सीखता है, छोटा बड़ा होता है ना, उसको तो लगता है अरे भाई भैंस के दूध देती है, ये तो मोटरसाइकिल वाला दूध दे के जाता है। चलो जी, डन हो गया मामला। ध्यान रखना ये इनबिल्ट होती है पेरिशेबल वस्तुओं की जो भी होते हैं, ठीक है ना, घंटे के हिसाब से। अब देखो सुबेरे के लिए दूध यदि बेचना है तो सुबेरे टाइमली आना पड़ेगा, मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, इस प्रकार का दूध है। दूध तो आ रहा है ओरिजिनल, लेकिन क्योंकि जो लोग है पृथ्वी लोग, उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो रही है, एक दिन दूध बढ़िया चल रहा है, अगले दिन चाय बनाओ दूध फट जाए, और किसी को भी आ रही है प्रॉब्लम। हाँ, चाय बनाओ फट जाता दूध, ठीक है ना। पता नहीं हमारी चाय में नींबू है कि है, ठीक है ना, दूध तो ठीक है। हाँ, हमारी तरफ के पानी का भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। क्लोरीन ज्यादा गिर दो तो फट जाए, इस समय थोड़ी क्लोरीन ज्यादा डालनी पड़ती, गर्मियों में ज्यादा स्मेल नहीं आती पानी में, और अगर आप पी लेते हो तो सारा वो अंदर से अजीब सा होता है, ज्यादा पिया नहीं जाता पानी। चलो जी, डन। तो देखो इसके अंदर एक इनबिल्ट कंडीशन होती है, और अगर डिफॉल्ट हो गया पेमेंट के रिगार्डिंग या किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग, तो सीधा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड समझ लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बायर है, ओरिजिनल बायर जो है, या फिर जो बेसिकली नंबर वन बायर है, उसका पीछा छूट जाएगा डैमेजेस से। अगर सेलर का कोई नुकसान हो गया है तो डैमेजेस का अलग आएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आओ चैप्टर 6, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर प्राइस, where under a contract of sale the property the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglected or refuses to pay of the goods according to the term of the contract, the seller may sue him for the price of the goods। बिल्कुल ठीक बात है जी, किस लिए सूट होगा पहला, ओनली हेडिंग से कर लो, ओनली हेडिंग 56, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। दूसरा सूट क्या है, डैमेजेस के लिए कि एक्सेप्ट नहीं किया भैया आपने। 57 तीसरा, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, ये किसकी तरफ से है, जहां पर सेलर की तरफ से डिफॉल्ट हो जाता है तो ये बायर करेगा, ठीक है ना। सीधा सिंपल प्राइस के लिए कौन करेगा, सेलर करेगा प्राइस, ठीक हो गया।
सिंपल। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कौन करेगा? सैलरी करेगा, सैलरी करेगा, ठीक है ना। तीसरा, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, भाई डिलीवर नहीं किया इसने सामान, बाय करेगा। बायर करेगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शाबाश। क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सूट हो सकते हैं? यस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यही तो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर 2। बट ध्यान रखना 1877 का एक्ट है। Any suit for breach of contract to deliver specific or ascertain goods, the court may, if it thinks fit, on the application of the plaintiff, by its decree, डायरेक्ट कर देगी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा shall be performed specifically, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए, without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of the damage, ठीक है जी। विदाउट गिविंग डिफेंडेंट ऑप्शन, डिफेंडेंट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो रिटेन कर सके माल को और पेमेंट के लिए, डैमेजेस के लिए। चलो जी, द डिक्री में बी अनकंडीशनल, वो सारी सारी सारे का सारा का सारा लेना देना, ठीक है ना। 59, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। यस, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होती है? ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी वो वाली स्टिपुलेशन होती हैं जो कोलेटरल टू द मेन पर्पसेस, ठीक है ना, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। चलो, वेयर दिस अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय फाइल सेलर और वेयर द बायर elects or is compelled to treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer is not by reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods but may। देखो सीधा सिंपल सी बात है, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी का केस बनाओगे, या तो डायरेक्टली ब्रीच ऑफ वारंटी का केस हो, या फिर जैसे हमने सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि हमने वेव कर दिया किसी पार्टी ने, जिसके पास राइट था कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन का समझ के और रेपुडिएट कर ले, वो क्या कर देती है, जानबूझकर चलो भैया मैं वारंटी का मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उनके पास कौन सा राइट नहीं है, रिजेक्ट, माल को रिजेक्ट करने का राइट नहीं है। अपितु सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूएशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, ठीक है ना। भाई भाई मान लिया मैं, सीधी सिंपल सी बात है, ब्रीच ऑफ कंडीशन काम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं अब वो रेट नहीं दूंगा, रेट तो ही डी मिनिमम करना होगा, ठीक हो गया, सिंपल। बोतल बहुत अच्छी है, हॉट वाटर बोतल बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बट क्या है वो थोड़ी सी कनकटी है। कितने की है? 1000 रुपए की मिल रही, 1000 तो ना दो दोस्त, ठीक है ना। ठीक है जी, कम करूंगा, कंसिडरेबल कम होगा, ठीक हो गया। चीज बहुत अच्छी है, लेकिन डैमेज हो गई ऊपर से, गाड़ी एक नंबर की है, ठीक हो गया। मारुति की गाड़ियां एक नंबर की होती हैं, मैं अगेन कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है ना, एक नंबर की गाड़ियां होती हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत जल्दी डेंट लगता है। अब तो खैर बिल्ड क्वालिटी और डाउन मार दी उन्होंने। हाँ, जो नेक्सा बेच रहा है उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एज कंपेयर टू दी जो ओरिजिनल जो मारुति गाड़ियां आ रही हैं। आने वाले दिनों में मारुति सारा का सारा नेक्सा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि नेक्सा जब से आई है तब से अल्टो काफी डाउन हो गई है। अल्टो अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी मारुति के पास ही है। जिस दिन वो नेक्सा के पास आएगी उस दिन बढ़िया बना देंगे उसको, फिर बूम हो जाएगा। फिर बूम हो जाएगा, ठीक है ना। खौफ है ना, धुरंधर 2 में भी खौफ अल्टो का, एकदम हमारा सर एक तरफ है पार्ट ना? कर लेते हैं। और इसको तो पहाड़ों की रानी बोलते हैं, वो तो पहाड़ों के रोड की रानी बोलते हैं, कितना कुछ हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चलेगी सर सबसे ज्यादा, हम्म। सबसे ज्यादा वो तो ही और ये इलेक्ट्रिक चलती है ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हील चलती है। पेट्रोल डीजल चल रही है, वहाँ पे तो चलती है, सीएनजी की भी नहीं चल रही सर वहाँ पे। सर आपके पास चार्जिंग का सोर्स होना, तो आप ले सकते मतलब ये चल जाती हैं जो सिर्फ चार्जिंग ना ना उनके अंदर पेट्रोल है ना उनके अंदर डीजल, हो। चार्जिंग वाली चार्जिंग की होती है ना, चार्जिंग वाली तो सिर्फ हाइब्रिड भी आती है। मैं तो पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, आती ही नहीं है दूसरे पर क्या पड़ता है, मैं पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ सिर्फ बैटरी वाली। बट सर क्योंकि चढ़ाई बढ़ाई बेटा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ये ऐसे वर्टिकल चढ़ाई चढ़ लेती है, बस इतनी सी बात है। पिकअप सर पेट्रोल वाली का तेज हो सर इनका। बेस्ट है। चलो सही। हाँ, आओ जी। या और sue the seller for damages for breach of warranty। सोच रहे सर जाएंगे। ना ना, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, अरे अल्टो की हिम्मत नहीं बची हुई।
ठीक है ना, आप तो धंधा बूम पे करेंगे दोबारा से। बेकार है, अपनी चांस वाली डेट का सर, बारिश का मौसम है, और सर रंजीत जी हम आग लग जा सकती है ना। अच्छा अपडेट ऐसे का तो सही हिसाब किताब ये ना जैसे हो तो महिंद्रा वगैरह की यार, इनमें भी रिस्क है क्या? नहीं, ये ना रिस्क गाड़ियों में रिस्क कम पाएगा सर, हम्म, इस तरह एक्टिवा नहीं होती है हमारे पास, अच्छा 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 इनमें अच्छा। रिस्क रहा है। ना खैर मैंने तो देखो, मैंने तो कभी या टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, तो मैंने यार कभी इलेक्ट्रिक वाला नहीं चलाया। मेरे हिसाब से तो हाइब्रिड लेने का फायदा है, तो पूरी इलेक्ट्रिक लेना और पूरी पेट्रोल की, बेनिफिट उठाना है। ये तो है, और पहले बट ये देखो ये तो या कैपेसिटी ऑफ द बायर के ऊपर डिपेंड होता है, सीधी सिंपल सी बात है। हवा करनी पड़ेगी सर कभी। मैं कह रहा हूँ ऑल्टो की हिम्मत नहीं है। चलो, द फैक्ट दैट यह तथ्य है कि बायर हैज सेट अप ए ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूएशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सुइंग फॉर सेम ब्रीच ऑफ वारंटी इफ ही हैज सफर्ड फर्दर डैमेजेस। पैसे भी कम करा लिए लेकिन उसके बाद भी कोई नुकसान हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर डैमेजेस के लिए सूट भी डाल सकता है। 60 रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, यस एक और आ गई रेमेडी, क्या? रेपुडिएट ही कर दो, किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। वेयर या तो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, अंडरलाइन करो, बिफोर द डेट ऑफ द डिलीवरी। The other may either treat the contract as subsisting and wait till date of delivery, या फिर subsisting समझ ले उसको, या फिर डिलीवरी की डेट का इंतजार करे। और ही में ट्रीट, या फिर उसको ट्रीट कर ले कॉन्ट्रैक्ट को एज रिसेंटेड के रद्द हो गया है, और सूट कर दे किस लिए? डैमेजेस के लिए, ब्रीच के कारण। 61 इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, ओहो इंटरेस्ट का भी राइट आ चुका है, ठीक है ना। इसको हेडिंग से भी कर लोगे तो भी कोई नहीं है, ठीक है जी। पढ़ना हो तो पढ़ लेना इसको, चलो पढ़ लेते एक बार। नो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन एनी केस, जहां पर बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में बी रिकवरेबल, और टू रिकवर द मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इट हैज फेल्ड। सीधा सिंपल था, बहुत सिंपल था, छोड़ो जाने दो इसको आगे। मिसलेनियस में आ जाओ। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन, यस। एक्सक्लूड होना किस चीज का? इम्प्लॉयड टर्म का और कंडीशंस का, जहां पर कोई राइट ड्यूटी और लायबिलिटी वुड अराइज हो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के द्वारा, कैसे? बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। इट मे बी निगेटिव्ड और वेरीड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इसको भी निगेटिव यानी इसके भी कॉन्ट्री कुछ कंडीशन लिखी जा सकती है या वेरी की करी जा सकती है, कैसे? एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट एक्सप्रेस होना चाहिए। और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या फिर जो भी कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज उसके द्वारा हो जाए। और बाय यूजेज के द्वारा हो जाए, धंधे के उसूलों के द्वारा हो जाए। इफ द यूजेज इज सच, अगर यूजेज ऐसे हैं एज टू बाइंड बोथ द पार्टीज, के वो दोनों को दोनों पार्टी को बांध रहे हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है ना। कोई भी इंप्लाइड कंडीशन है, ठीक है ना, तो हम चाहें, दोनों दोनों पार्टियां चाहें तो उस कंडीशन को क्या कर सकती है? एक्सक्लूड कर सकती है, कैसे? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक हो गया। सोचो, एक थोक व्यापारी जो मंडी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो जब किसी प्रोड्यूसर से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से कोई माल खरीदता है तो क्या इस एक्ट की विषय वस्तु है वो? सोचो। यस, कॉन्फिडेंस नहीं आया, बोलो अच्छे से। सवाल है, सवाल है, सवाल आएगा। सिंपल, क्या है वो? इस एक्ट की विषय वस्तु है। अब आपको जो भी माल खरीदे बेचा जा रहा है, ठीक है जी, उसके बारे में देखना होगा। चलो आड़ती लगाते हैं, इस शहर का सबसे बड़ा आड़ती, ठीक है ना, सिंपल है। मैं हूँ, डन, सही। आप कौन हो? आप किसान हो, प्रोड्यूसर हो। मैन्युफैक्चर तो नहीं होता ना, क्यों? है ना, प्रोड्यूस होता है ना। चलो डन। अलग अलग आप जो हो बड़े बड़े जमींदार हो शहर के, ठीक हो गया। मैं सीधा आपके साथ संपर्क में हूं। मेरे और आपके रेट अलग अलग, डन। हमने इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती हैं और कुछ इम्प्लाइड वारंटियां भी होती हैं, जैसे कि एक आदि सेक्शन 12, सेक्शन 12, 13, 14, 15, सारा सारा ऐसे ही चल रहा है 16 तक।
सोचो एक आधी इम्प्लाइड कंडीशन। टाइटल की सर जो भी चला उसके पास हाँ। मतलब टाइटल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और के क्वालिटी जैसी बताई गई है वैसी होगी, मर्केंटेबल क्वालिटी की होगी। डन, ये सारी की सारी इम्प्लाइड कंडीशन है। लेकिन मैं जो ये गेहूं उठा रहा हूँ, मैं तो देखो थोक आड़ती हूँ, सबसे बड़ा आड़ती हूँ, ठीक है ना। मेरे यहाँ से गेहूं जो है पशुओं के खाने के लिए भी जाता है, पता होगा ना, पशु भी गेहूं खाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से फिर जो गरीब 2 रुपीज इंडियंस लाइकर्स हैं उनके लिए भी जा रहा है। बहुत जो अमीर इंडियंस हैं, ठीक है ना, इंडियन इंडियन आर एवरीवेयर बट ट्रू इंडियन वेरी रेयर, ठीक है ना, उनके पास भी जा रहा है, ठीक है ना। मैं सारा का सारा आप लोगों से उठा, ठीक है ना। एमएसपी सरकार ने डिसाइड करी है, मेरा आपके साथ कोई एमएसपी का झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब लेट्स से क्या है, विकास से मैं पशुओं के लिए खाया जाने वाला गेहूं जो है ना वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये 383 या फिर 60, 360 ये क्यों लगाएगा, 85 क्यों लगाएगा, समझ पा रहे हो ना। ये लाल गेहूं बोएगा, मैं लाल गेहूं उठा लूंगा, ठीक हो गया, सिंपल। अब क्या है, अब मैं फिर रवि के पास गया, ठीक है ना। शहर के अंदर सबसे बढ़िया जमीन का टुकड़ा रवि के पास है, ठीक है जी। अब क्या है, अब भाई ट्रू इंडियंस के लिए जाना है, ठीक है ना, अमीर इंडियंस के लिए जाना है, ठीक है ना। अब क्या है, ध्यान रखना, गेहूं प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत बढ़िया आटा मैन्युफैक्चर भी होता है, ध्यान रखना। उसको मिला के बनाया जाता है, उसके अंदर मैदा मुद्दा काफी मात्रा में जैसे मिक्स किया जाता है, उसके अंदर एडिशन ग्लूटेन वगैरह डाला जाता है। सभी क्वालिटी में फर्क आ जाता और जिससे जिससे क्या होता है, रोटी गोरी गोरी बनती है, है। हाँ मैं तो नहीं रहा ठीक है ना। एमपी से गेहूं लेके आऊंगा मैं, उसको मिक्स करूंगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे कट्टों पे लिख देते हैं ना, जैसे आशीर्वाद आटा, फलाना आटा, ये आटा, एमपी रेशम गेहूं, शरबती, शहद वरना के लिख दें उस पर, ठीक है। बट वो प्योर नहीं होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। देखी नहीं ये ढाबों के ऊपर ये रोटियां धर रहे, तो कई दिन पुरानी रोटी हो, पता नहीं ऐसी रहती, लचीली लचीली सी, ठीक है। ये तपस्या पराठा वाला है, ये कितने दिन का पराठा इतने बड़े थाल में पड़े रहे हैं उसके, कुछ नहीं बिगड़ता उस पराठे का, ठीक है ना। आप रेलवे रेलवे स्टेशन के ऊपर जाओ, उनके परोठे पतले पतले मैदे के, डन, समझ पा रहे हो। ये क्या कर लिया हमने, ये हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर जो भी कस्टम है उस धंधे का उसके हिसाब से जो है यह एक्सक्लूड भी करी जा सकती है। इंक्लूजन की बात नहीं हो रही, एक्सक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी का ना, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अरे नू बता दे, मर तो नहीं जाएगा खांडते, अरे ना मरेगा, बट ठीक है, ले दे दे। एक्सप्रेसली हमने एम्प्लॉयड कंडीशन एक्सक्लूड कर दी है, ठीक हो गया। चलो 63, रीजनेबल टाइम, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, शाबाश। रीजनेबल टाइम क्या है, बहुत सारी जगह पर हमने यह टर्म पढ़ी, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम, ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, स्टार लगा लो उस सेक्शन के ऊपर। वेयर इन दिस एक्ट एनी रेफरेंस इज मेड, जहां पर भी जिस एक्ट के अंदर रेफरेंस बनाया गया है कि क्या है रीजनेबल टाइम। द क्वेश्चन व्हाट इज ए रीजनेबल टाइम, ये रीजनेबल टाइम क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बस इतना सा, ठीक है जी। 64, ऑक्शन सेल, इन केस ऑफ सेल ऑफ ऑक्शन, सिर्फ हेडिंग से ही कर लेना इसको। जहां पर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज अ प्राइमा फेसाई डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यस, सेल होती है ना, वो पूरे बेंच के ऊपर वो बुरशट बुरशट डाल दे, कपड़े कपड़े डाल दे, हर पीस अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा वो, ठीक है ना। चलो, द सेल इज कंप्लीट, सेल कब कंप्लीट होगी, जब ऑक्शनियर अनाउंस कर देगा इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ द हैमर, जब हैमर डाउन हो जाएगा, सोल्ड डम बड़म। और इन अदर कस्टमरी मैनर, या फिर दूसरे कस्टमरी मैनर से, ठीक है जी। लेट्स से आपने शर्ट वगैरह उठाई है या फिर कुर्ती वगैरह उठाई है, बताओ कब होगा। लेट्स से ऑक्शन हाउस में गए, ठीक है ना, अपना वो जो है उनसे पूछ लेते जिनके पास शॉपिंग का स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। कब समझा जाएगा वर्षा कि आपका ये जो ऑक्शन का जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कब कंप्लीट हो गया, जब सेल में है, पेमेंट खाली सर। जब वो उठा लिया आपने, ठीक है ना, और हम काउंटर पे लेके गए।
ध्यान रखना, कंसीडरेशन है वो, तो पैसा तो कंसीडरेशन है, वो तो नेसेसरी है, बिना इसके तो कुछ नहीं होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप ये कहो चाहे मत कहो कि इसके पैसे दे देंगे या ले लेंगे, वो तो फिक्स है। उसके ऊपर तो आप बात करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, ए राइट ऑफ बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। ठीक, ये सिंपल है, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सिंपल पे आ जाओ। 64 के 5 के ऊपर आ जाओ। द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, अपसेट प्राइस को, कम से कम प्राइस को अपसेट प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना, आप बिक तो गया है ऑप्शन से, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, और ऑप्शन ऑप्शन पे ऐसा होता है। ठीक है ना, नहीं लगती, कई बार कीमत उठती ही नहीं। आओ नंबर 6 पे भी, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable। बॉक्स कर लो, sale is voidable at the option of the buyer। yes, अगर यूज कर लिया है वो माल, ठीक है ना, डन, सिंपल, तो voidable हो जाएगा। पहले तो वो बिडिंग कर दी, ठीक है जी, बिडिंग करने के बाद जो फिर वो यूज कर दिया, यूज करने के बाद फिर वो पोजेशन उसका ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी, उसके अंदर कोई खराबी आ गई, voidable हो जाएगा। किसके पे, आप पे अंडरलाइन, बायर, बायर चाहेगा तो ये चीज वापस भी कर सकता है। चलो 64 को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, 65 रिपीट, सेविंग छोड़ दो। बस ध्यान रखना, इसके अंदर जो पढ़ने का है ये 66 जो है ये नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आती है, बस ये ध्यान रखना। बस इसके अंदर और कुछ नहीं पढ़ना। कोई शेड्यूल वगैरह भी है इसका? नहीं, कोई शेड्यूलिंग नहीं है इसका। हाँ जी, सवाल पूछो। और मैसेज डाला, मैसेज डाला था, ये बता दो। अब मैं तभी कह रहा था, अभी डालो, अभी डालो मैसेज।